हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो राजनीतिक इतिहास है 18वीं शताब्दी के भारत का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल आपने देखा था कि मैंने पूरे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को ब्रेक करके बताया था। साथ ही साथ उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। पूरी तरीके से सिलेबस को मैंने टॉपिक को मैंने ओपन करके रख दिया था। तो आज हम 18वीं शताब्दी के जो भारत के राजनीतिक जीवन की विशेषता थी या 18वीं शताब्दी का जो पॉलिटिकल लाइफ था, राजनीतिक लाइफ था, इसके ऊपर पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और चूंकि मैंने आपको आप लोग कई सारे लोगों ने कल कमेंट लिखा था कि सर आप दिखाई नहीं देते हैं, लाइव क्लास लिया कीजिए। तो मेरे साथ कुछ अभी समस्याएं हैं कि मैं अभी जहां हूं आउट ऑफ स्टेशन हूं, दिल्ली से बाहर हूं, और वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा नहीं है। और साथ ही साथ क्या है कि और जो कुछ आधारभूत चीज़ें होती है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और ना ही आप मुझे देख पा रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि हमारे फेस से ज़्यादा बहुमूल्य आपके लिए कंटेंट है कि आपको मटेरियल मिलना चाहिए। एग्ज़ाम उपयोगी, परीक्षा कंटेंट के उपयोगी आपको मटेरियल मिले। हमारी वही कोशिश है कि आपके परीक्षोपयोगी कंटेंट को उपलब्ध कराया जाए। तो जस्ट कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति, 2-4 दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी, और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा फिर हम लाइव क्लास में भी मिलेंगे आपसे और आप हमें देख भी पाएंगे। तो और वहाँ पर हम आपके कमेंट को भी लेंगे। तो आप ज़रूर, आपकी जो डिमांडें हैं वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इसके माध्यम से हम लोग कुछ दिनों तक मॉडर्न इंडिया और अन्य सेक्शन का अध्ययन करेंगे, और जैसे जैसे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा वैसे ही आपकी जो डिमांडें हैं वो फुलफिल कर दूंगा। तो आइए, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल और आमंत्रण क्लासेज जो ऐप है, इस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है। दूसरा, आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, और ये जो टेस्ट सीरीज होगा बेसिकली इसका एनालिसिस होगा। आपको मेंस की परीक्षा का टेस्ट सीरीज का जो है सो मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का आपके लिए क्लास लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, और भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी क्लास शुरू किया जाएगा। बहुत जल्दी मैं जो हूँ इतिहास ऑप्शनल पेपर की क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी, चूँकि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है सो रिजल्ट निकल चुका है, तो यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें यदि आपका इतिहास ऑप्शनल पेपर है, तो आप इसमें हमसे ज़रूर जुड़िए और आप देखिए कि इतिहास पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे इतिहास में नंबर उठाएं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो बहुत जल्दी मैं कल के वीडियो में डेट आपको बता दूंगा कि किस तारीख से, और इसका टाइम क्या होगा जो ऑप्शनल पेपर की शुरुआत का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये क्लास जो होगा वो ऐप पर होगा, आमंत्रण क्लासेज ऐप पर। तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ से क्लास से संबंधित टाइम टेबल, क्लास पीडीएफ, क्लास मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये जो क्लास है मेरा, आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं। तो ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर का जो अब मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो ये ऑप्शनल पेपर का जो क्लास होगा ये ऐप पर ही होगा। इसका मैं टाइम और डेट जो है वो कल के लेक्चर में बता दूंगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आज की क्लास का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम पहले टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी के भारत को कैसे समझना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जो जीवन है, पॉलिटिकल लाइफ भारतीयों की, इस राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ऑल ओवर जब हम लोग 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो ये कब से कब तक के समय अवधि को बताता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग 1700 ईस्वी से लेके 1799 ईस्वी तक टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 18वीं शताब्दी का समय हो जाएगा। तो चर्चा के क्रम में क्या होगा कि कुछ आगे तक भी जाएगा, क्योंकि हमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर कुछ हम मेंस आधारित क्वेश्चन एराइज कर देते हैं, क्योंकि जब आप राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को पढ़ लेंगे तब ये प्रश्न बनेगा। लेकिन प्रश्न मैं आपके सामने अभी ही रख देता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि हम 18वीं शताब्दी के भारत को प्रश्न ये है कि हम 18वीं शताब्दी के भारत को अंधकार युग के रूप में, डार्क एज के रूप में, अंधकार युग के रूप में, डार्क एज के रूप में वर्णित करने में कहाँ तक सक्षम है विश्लेषण करें, या कहाँ तक सक्षम है तर्क प्रस्तुत करें। तो ये प्रश्न जो है आपके सामने में एक है, जो 18वीं शताब्दी का जब आप राजनीतिक जीवन पढ़ लेंगे, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, तब आप इसको पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो की पॉइंट है वो क्या है, अंधकार युग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम डार्क एज किसको कहेंगे, भारतीय इतिहास में डार्क एज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो ये भी हम आपको बता देंगे। और दूसरा हम इसमें यह भी जानेंगे क्वेश्चन कि यूरोपीय शक्तियों के सामने, और यूरोपीय शक्ति का यहाँ पर अर्थ है अंग्रेज, यूरोपीय शक्ति के सामने, खासकर किसके सामने, तो ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश। तो यूरोपीय शक्ति के सामने भारतीयों के पराजय के कारण, भारतीय शासकों के पराजय के कारण क्या थे, भारतीय शासकों के पराजय के कारण। तो इन दो टॉपिक पर पराजय के कारण, ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा जो इस टॉपिक से हो जाएगा। और तीसरा, जैसे कल भी मैंने बताया था कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से माना जाए, तो वो तो हमने थोड़ा बहुत बताया था, आगे भी ये दो प्रश्न है। जब ये सभी टॉपिक हो जाएगा तो अब आप इस टॉपिक को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की जो प्रमुख पक्ष हो जाएगा उसको हमें पॉइंट वाइज समझना है। तो 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन का जो सबसे प्रमुख पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि मुगल राजवंश का उत्तरोत्तर पतन हो रहा था। क्या हो रहा था, मुगल राजवंश का उत्तरोत्तर पतन होते जा रहा था, मुगल राजवंश का उत्तरोत्तर पतन होते जा रहा था। तो मुगल राजवंश का उत्तरोत्तर पतन होने का नाम 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनमें उतनी योग्यता नहीं होती है कि अपने साम्राज्य पर पकड़ बनाए रख सके। तो धीरे धीरे मुगल राजवंश का वो वैभव जो कभी अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में होता था, वो समाप्त होने लगता है, और मुगल राजवंश का क्या होता है, उत्तरोत्तर धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। मुगल राजवंश के उत्तरोत्तर पतन होने के साथ ही साथ क्या होता है कि केंद्रीयकृत जो शासन प्रणाली है उसका भी बिखराव हो जाता है। केंद्रीय शासन प्रणाली का इस समय क्या था, अभाव, केंद्रीय शासन प्रणाली का अभाव आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रीय शासन प्रणाली का अभाव। जैसे कि औरंगजेब के समय तक आप देखेंगे तो एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो साम्राज्य पर पकड़ बनाए रखने में सफल नहीं हुए, तो जो एक केंद्रीय शासन प्रणाली
जो थी मुगलों के समय, वो धीरे धीरे क्या होता है, पतन होने लगा और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का बिखराव हो जाता है, अभाव हो जाता है। अब ये जो केंद्रीयकृत शासन प्रणाली का अभाव हो रहा था और मुगल राजवंश का जो उत्तरोत्तर पतन हो रहा था, इसके कारण क्या हुआ कि कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर और अन्य तरीके से कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कई क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ, कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो कल भी मैंने बताया था कि 18वीं शताब्दी और इस समय के जो क्षेत्रीय राज्य थे, हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस समय के जो क्षेत्रीय राज्य थे उसमें कौन था, एक राज्य था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तराधिकार वाला राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तराधिकार वाला राज्य कहते हैं। एक राज्य को क्या कहते हैं, उत्तराधिकार वाला राज्य। दूसरा जो इस समय के राज्य थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे, वो स्वतंत्र राज्य। और तीसरे जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, जो कमोबेश मुगल विरोध के फलस्वरूप स्थापित हुए थे, मुगल विरोध से। तो मुगल विरोध से जो स्थापित राज्य हुए थे, कुल मिलाकर हम इसके अंतर्गत सिख राज्य को रख सकते हैं और जो मराठा राज्य था हम इसको इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे आमेर का जो राज्य हो जाएगा, सवाई जय सिंह का आमेर राज्य हो जाएगा। राजस्थान में कई सारे थे इस समय, आमेर का राज्य हो जाएगा। इसके अलावा आप चले जाएंगे तो जो भरतपुर का जाट राज्य है वो हो जाएगा। जो बुंदेला राज्य था वो हो जाएगा। इस समय जो बुंदेलखंड में था बुंदेला राज्य छत्रपति का, वो हो जाएगा। फिर बंगस राज्य था, बंगस पठान सबका राज्य था, बंगस राज्य था, रहेला का राज्य था। ये तो मैंने उत्तर पश्चिम भारत का बताया। इसी तरीके से दक्षिण भारत में भी इस समय हमें कई राज्य मिलते हैं। और उत्तराधिकार वाले राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख राज्य थे, जिसमें एक इसमें शामिल था बंगाल, जिसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां। दूसरा इसमें शामिल था अवध, जिसका संस्थापक शहादत खां उर्फ बुहरानुल मुल्क। और तीसरा इसमें शामिल था हैदराबाद, जिस राज्य का संस्थापक निजामुल मुल्क था। तो ये था उत्तराधिकार वाले राज्य का। यहाँ पर अर्थ यह है कि ये उत्तराधिकार वाले राज्य वे राज्य थे जो कभी पहले मुगल के प्रांत थे, मुगल शासक के द्वारा नियुक्त प्रांतपति वहाँ होते थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे ही केंद्रीय सत्ता का पतन हुआ और उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है अपने प्रांतपतियों पर, सूबेदारों पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हुए, तो कई सारे प्रांतपतियों, सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिनको हम उत्तराधिकार वाले राज्य कहते हैं। और इसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद शामिल है। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। चौथा जो 18वीं शताब्दी के भारत के जीवन की विशेषता थी वो क्या था कि राज्य विस्तार के लिए क्षेत्रीय संघर्ष हो रहे थे। राज्य विस्तार के लिए क्या हो रहा था, राज्य विस्तार के लिए आपसी संघर्ष, राज्य विस्तार के लिए आपसी संघर्ष था। आपसी संघर्ष यानी उस समय के जो भी राज्य थे वो अपने राज्य विस्तार के लिए इनका आपस में संघर्ष होते रहता था। और ये आपसी संघर्ष खासकर मराठों के संदर्भ में देखेंगे कि मराठों का लगभग सभी भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष, मराठों का लगभग सभी एक दो को यदि छोड़ दिया जाए तो मराठों का लगभग सभी भारतीय शक्तियों के साथ क्या था, संघर्ष। सभी भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष, सभी भारतीय शक्तियों के साथ क्या था, सभी भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष। और यही कारण देखते हैं, साथ संघर्ष, और यही कारण जिनके लूटपाट की नीति थी, जिनको संघर्ष करने की नीति थी मराठों की, इसके कारण आप देखेंगे आगे चलकर कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो था एक विदेशी होते हुए उसको कई भारतीय शासकों का समर्थन मिल गया, लेकिन मराठे स्थानीय शासक होते हुए भी इनको स्थानीय शासकों का समर्थन नहीं मिला था नॉर्मली। तो राज्य विस्तार के लिए आपस में संघर्ष, सभी भारतीय शक्तियां एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये इनकी एक आपस में लड़कर शक्ति को कमजोर करते रहते थे। चौथा, पांचवा, इस समय के राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता थी
कि दरबारी गुटबंदी जो था वो चरम पर था। दरबारी गुटबंदी क्या था? दरबारी गुटबंदी चरम पर था। चाहे वो मुगल राज्य हो, चरम पर। जब दरबारी गुटबंदी क्या था? चरम पर था। और ये दरबारी गुटबंदी हमें दोनों जगह दिखाई देता है। दोनों जगह कहने का अर्थ है कि अभी भी एक सत्ता के प्रतीक के रूप में मुगल राजवंश तो था, तो मुगलों के अधीन भी दिखाई देता है मुगल में, और मुगल के साथ साथ ये दरबारी गुटबंदी हमें क्षेत्रीय राज्य में भी दिखाई देता है, क्षेत्रीय राज्य में भी। जैसे मुगल में आप देखेंगे कि मुगलों के अधीन कई प्रकार के गुट थे। जैसे एक इसमें आप देखेंगे मुगल के अधीन हिंदुस्तानी मुसलमानों का गुट था। एक गुट यहाँ पर कौन था? हिंदुस्तानी मुसलमानों का, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का नेतृत्व करते थे। और हिंदुस्तानी मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले में कौन हो जाएंगे, आगे आपको बताएंगे। इसमें सैयद बंधु सबसे प्रमुख थे। सैयद बंधु, जिन्हें भारतीय इतिहास में क्या कहा गया है? जिन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भारतीय इतिहास में कहा जाता है राजा बनाने वाला किंग मेकर। तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर एक ईरानी दल होता था। ईरानी दल होता था। ईरानी दल के बाद यहाँ पर एक तुरानी दल होता था। तुरानी दल के बाद यहाँ पर क्या होता था? एक अफगानी दल होता था। तो मुगलों के अधीन भी क्या थे ना, कई सारे गुट थे। और ये जो दलबंदी थी बेसिकली क्या था कि प्रत्येक दल भी आपस में संघर्षरत रहते थे, और ये चाहते थे कि जो बादशाह हो, मुगल बादशाह, वो उनके प्रभाव वाला हो, मुगल दरबार में उनका दबदबा बढ़े, अन्य दलों की जो है सो प्रभाव कम हो जाए, इसलिए ये दलबंदी। और इस दलबंदी में कई बार क्या हुआ कि मुगल शासक वर्ग की और शासक की हत्या भी कर दी गई। और क्षेत्रीय राज्यों में भी आप देखेंगे कि ये जो दलगत राजनीति होती थी, गुटबंदी होती थी, ये कई जगह पर आप देखेंगे। सिख राज्य के अधीन भी था। जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो ये दलगत राजनीति काफ़ी जमकर होती है वहाँ पर, सिख राज्य के अधीन। मराठा के अधीन भी आप देखेंगे कि पेशवा बनने के लिए वहाँ पर भी दलगत राजनीति हुआ करता था। इसी तरीके से बंगाल में भी आप देखेंगे, तो बंगाल राज्य में भी आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला के समय कई सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के समय मिलकर गुटबंदी किया करते थे। तो ये जो थी 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की कमजोरी कही जाएगी कि दरबारी गुटबंदी चरम पर था, मुगलों में भी और क्षेत्रीय राज्यों में भी। ये क्या हो गई? 5वीं विशेषता। छठा जो पहलू इस समय के राजनीतिक जीवन का था वो क्या था? वो ये था कि जो राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। राजनीतिक जीवन में क्या था कि पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार चरम पर था। भ्रष्टाचार क्या था? तो राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार चरम पर था। और न केवल भ्रष्टाचार चरम पर था, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पर होने के साथ साथ क्या था कि प्रशासनिक जो वर्ग था, एक तरीके से चाहे वो मुगल प्रशासनिक वर्ग हो, अधिकांश राज्यों में भी, तो प्रशासनिक वर्ग नैतिक पतनशीलता का भी शिकार था। प्रशासनिक वर्ग क्या था? नैतिक पतनशीलता का शिकार था। नैतिक पतनशीलता का शिकार। लेकिन यहाँ पर मैं 2 बातें और करना चाहूँगा जो आपको ध्यान से सुनना है कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार हमेशा रहा है। आज भी आप देखते हैं कि भारत के पॉलिटिकल लाइफ में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पहले भी था। और नैतिक जीवन आज भी कमोबेश राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे कि नैतिक पतनशीलता का शिकार है भारत, उस समय भी। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो शासक वर्ग में जब भोग विलास, नैतिक पतनशीलता का यहाँ अर्थ है कि जो शासक वर्ग था, खासकर मुगल शासक वर्ग, इसमें क्या थे कि भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी। भोग विलास की प्रवृत्ति, और भोग विलास की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन क्या होगा? बिखरेगा, कानून व्यवस्था क्या होगा? बिखरना शुरू हो जाएगा। तो इसके कारण भी क्या हुआ कि प्रशासन शिथिल पड़ता गया। इस सब के कारण इसका परिणाम क्या होगा? ऐसी स्थिति होगी तो प्रशासन शिथिल पड़ जाएगा। प्रशासन क्या होगा? कमजोर पड़ेगा, शिथिल पड़ेगा। और जब प्रशासन कमजोर होगा, शिथिल पड़ेगा, तो इसका लाभ जो है अन्य लोग अवश्य उठाएंगे।
और हम आगे देखेंगे इसका लाभ जो है सो विदेशी शासक वर्ग उठाएंगे। तो राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार जो था उस समय चरम पर था। प्रशासनिक वर्ग, खासकर मुगल प्रशासनिक वर्ग और जो अन्य कई राज्यों में प्रांतीय प्रशासनिक वर्ग था, वो नैतिक पतनशीलता का शिकार था। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो मुगल शासक वर्ग कभी हाथियों का युद्ध देखा करता था, वही उत्तरवर्ती मुगलों के समय मुगल शासक वर्ग या जो राजा होता था वो मुर्गे का युद्ध देख रहा है। तो आप सोचो कि सोच के स्तर में कितना अंतर आ चुका था कि एक ऐसा शासक वर्ग जो हाथियों से युद्ध करवाता था, हाथियों का युद्ध देखता था, अब एक ऐसा शासक वर्ग आ गया है जो मुर्गे का युद्ध देखता है। दूसरा आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक के टाइटल से ही आप समझ जाएंगे कि जैसे बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता था, क्योंकि उनको राजपाट की कोई जानकारी नहीं कि क्या स्थिति है, लेकिन ओहदा वो अंधाधुंध बांटता था। इसी तरीके से आप देखेंगे जहांदार शाह को लंपट जो है सो घृणित कायर, फर्रुख शेर को लंपट मूर्ख। इसी तरीके से आप देखेंगे मोहम्मद शाह को रंगीला, क्योंकि उन्हें जो है सो महिलाओं के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता था। तो इस तरह की स्थिति बन गई थी जो मुगल शासक वर्ग में अन्य जगहों पर भी हमें दिखाई देता है। हालांकि यह भी सत्य है कि सभी इस कैटेगरी में नहीं थे, नैतिक पतनशीलता के शिकार सभी शासक वर्ग नहीं थे। इसी शासक वर्ग में आप देखेंगे मुर्शिद कुली खां जैसे शासक हुए जिन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना की और बंगाल को समृद्धि की ओर ले गया। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क चिनकलीज खां ने की और हैदराबाद को समृद्ध बनाया। अवध की स्थापना शहादत खान ने की और उसको समृद्ध बनाया। तो दोनों तरीके के मिलते हैं दृष्टांत हमें कि कुछ अच्छे शासक वर्ग भी, लेकिन कुल मिला के हमें यह दिखाई देता है कि शासक वर्ग जो है ऑल ओवर नैतिक पतनशीलता का शिकार है। उसमें भ्रष्टाचार का जो है सो चरमोत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट देखेंगे कि इस समय क्या होता है, खासकर मुगलों के अधीन उत्तराधिकार का जो संघर्ष है वो काफ़ी अधिक होता है। खासकर मुगलों का अधीन कहाँ है, मुगलों का अधीन उत्तराधिकार का संघर्ष। तो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष है ये केवल मुगलों के अधीन नहीं था, बल्कि मुगल और अन्य क्षेत्रीय राज्य में भी देखेंगे ये दोनों जगह था। कहाँ कहाँ पर था, तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष मुगल राजवंश में भी यानी उत्तरवर्ती मुगल में भी और क्षेत्रीय राज्यों में भी था, क्षेत्रीय राज्यों में भी। इसका मैं दोनों का एग्जाम्पल दूंगा और आप तब इसको समझेंगे। जैसे मुगलों के अधीन आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष होता है। फिर आप देखेंगे कि जो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बैठते हैं वो भी दरबारी जो गुटबंदी होती है उसके तहत। तो मुगलों के अधीन भी क्या होता है ना, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। लेकिन मुगलों के अधीन जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, इस संघर्ष में हमें एक नई विशेषता दिखाई देती है। उत्तरवर्ती मुगलों के अधीन जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है उसमें एक नई विशेषता दिखाई देती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना, नई विशेषता दिखाई देती है। और वो नई विशेषता क्या दिखाई देती है, तो वो नई विशेषता ये थी कि उत्तराधिकार का संघर्ष तो ग्रेट मुगल के समय में भी हुआ। जैसे आप देखोगे कि अकबर के जहांगीर के समय में भी उसके एक बेटे ने उसका विद्रोह किया था, खुसरो ने। शाहजहां के पुत्रों के भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, तब जाकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। लेकिन यहाँ उस समय क्या होता था कि जो शहजादे होते थे उनका जो प्रमुख सामंत या अधिकारी होते थे वो समर्थन करते थे। जैसे आप देखेंगे शाहजहां के पुत्रों के बीच, दारा के बीच, औरंगजेब के बीच, शुजा और मुराद के बीच संघर्ष होता है, तो उस समय के जो भी मनसबदार प्रमुख प्रशासनिक वर्ग थे इन चारों राजकुमारों का उन्होंने अपने अपने हिसाब से सपोर्ट किया था। लेकिन इस समय क्या होता है कि नई विशेषता क्या है कि अब इस समय जो शहजादे होते थे, जो इस समय शहजादे थे वो क्या थे कि केवल एक मुख्य दर्शक होते थे। शासक बनाने में मुख्य भूमिका किसकी हो गई थी, तो जो मुगल सामंत वर्ग थे, जो शासक वर्ग थे, जो मुगल सामंत वर्ग थे, इनका मुख्य भूमिका हो गया था। आप जैसे देखोगे कि कभी जहांदार शाह को शासक बनाता है, कभी आप फर्रुख शेर से लेके आप देखोगे कि जो फर्रुख शेर है, उसके बाद मोहम्मद जो शाह रंगीला है, रफ़ीउद्दर्जात है, रफ़ीउद्दौला है, चारों को जो है सो फर्रुख शेर सैयद बंधु शासक बनाते हैं। आगे भी चलकर देखेंगे कि आप गुलाम कादिर रेहला आएगा, ये सब जो है सो निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। तो उत्तराधिकार का संघर्ष मुगलों के उत्तरवर्ती मुगलों में भी होता है
और क्षेत्रीय राज्यों में। लेकिन उत्तरवर्ती मुगलों में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था उसमें नई विशेषता क्या आ गई कि पहले के संघर्ष में शहजादे निर्णायक भूमिका में होते थे और उनका समर्थन करते थे मनसबदार प्रशासनिक अधिकारी। उत्तरवर्ती मुगलों का दिन क्या हो गया कि शहजादे मूक दर्शक हो जाते थे और हो गए और निर्णायक भूमिका में आ गए थे। जो प्रमुख सामंत और प्रशासनिक वर्ग होते थे वो आ गए थे। और क्षेत्रीय राज्य में भी आप देखे होंगे कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। और क्षेत्रीय राज्य में जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे आगे हैदराबाद आएगा। यहाँ भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है निजामुल मुल्क के मृत्यु के बाद। हैदराबाद के बाद आप देखोगे तो कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। कर्नाटक के बाद आप देखोगे कि बंगाल में भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है। मुर्शिद कुली खां के बाद सिराजुद्दौला को जो गद्दी मिली थी उसका विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम पूर्णिया का नवाब शौकत जंग ने किया था। तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और 19वीं शताब्दी में आप चले जाओगे तो सिख राज्य में भी आप देखोगे कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ पर भी उत्तराधिकार का संघर्ष। और इस उत्तराधिकार का संघर्ष जब भी हुआ भारतीय राजवंशों में, इसका लाभ उठाया विदेशी शासकों ने। जो विदेशी आए थे, विदेशी ने इसका लाभ उठाया। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और धीरे धीरे वो निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। तो यहाँ से एक रेफरेंस ये भी दे देते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उसमें डुप्ले को खुलकर पॉलिटिकल जो चाल होती है खेलने का मौका मिलता है। तो जब डुप्ले अपना पॉलिटिकल चाल दिखाएगा तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठेंगे। यही स्थिति कर्नाटक की थी, बंगाल में भी कुछ देखने को मिला, सिख में भी। तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो है ये 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट जो हो जाएगा इस राजनीतिक पॉलिटिकल जीवन की विशेषता या पहलू, वो क्या हो जाएगा कि इस समय क्या था कि विदेशी जो थे वो भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे। विदेशी भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी। विदेशी भारतीय राजनीति में क्या हुआ था कि विदेशी भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे, गहरी दिलचस्पी। और न केवल गहरी दिलचस्पी ले रहे थे बल्कि वो तो आगे आपको बताएंगे कि एक निर्णायक भूमिका में आ चुके थे। तो भारतीय राजनीति में जो विदेशी दिलचस्पी ले रहे थे इसको दो तरीके से, एक विदेशी जो आक्रमण हुआ था वो किधर से हुआ था तो पश्चिमोत्तर भाग से आक्रमण हुआ था। इस समय एक जो दो आक्रमण हुआ वो किधर से हुआ तो पश्चिमोत्तर भारत से या पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से हुआ। और पश्चिमोत्तर भारत से जो आक्रमण हुआ उसमें एक था कौन तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसके बारे में आगे जब हम आपको उत्तरवर्ती मुगल बताएंगे तो नादिर शाह का आक्रमण। और ये नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था तो 1739 में हुआ था, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था और नादिर शाह के बीच जो है एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं करनाल का युद्ध कहते हैं, करनाल का युद्ध कहते हैं। तो नादिर शाह का आक्रमण, और नादिर शाह के आक्रमण के बाद इसके सेनापति के रूप में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली का 1 2 नहीं 7 आक्रमण होता है और ये लगभग 1748 से लेके 1763-64 तक इस बीच में 7 आक्रमण करता है। और इसका भी ये रीजन था कि पश्चिमोत्तर भारत में क्या था कि एक शून्य राजनीतिक परिस्थितियां बन रही थी। तो पश्चिमोत्तर भारत से एक विदेशी जो है 2 आक्रमण हुए जिसने मुगल शासक, इसका प्रभाव क्या वो तो आगे बताएंगे, लेकिन इसका एक पॉइंट ये जरूर हुआ कि इनके आक्रमण से मुगल राजवंश कमजोर हुआ और दूसरा क्या हुआ मराठा और अफगान के टकराने की संभावना बढ़ने लगी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से होता है। 10वां इस समय आप देखेंगे तो यूरोपीय शक्तियों का भी जो था प्रभाव बढ़ने लगा था। किसका तो यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। यूरोपीय शक्तियों में भी किसको तो यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा था, बहुत बढ़ भी चुका था, प्रभाव बढ़ने लगा था।
तो यूरोपीय शक्तियों का जो प्रभाव बढ़ने लगा था, आप इसको किस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव को आप देखिए कि जो 4 प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज, तो इस समय तक चूंकि जो हमारा 18वीं शताब्दी का समय अवधि है वो कब से कब तक है, मैंने बताया 1700 से लेके 1799 तक का जो हमारा समय अवधि है। इस समय तक आप देखेंगे तो 1799 का जो ये लैंडमार्क वर्ष हो जाएगा हमारा, यहीं तक यदि हम लें तो इस समय तक आते आते अंग्रेज एक निर्णायक स्थिति में आ चुके थे। अंग्रेज क्या हो चुका था, अंग्रेज एक निर्णायक स्थिति में आ चुके थे, निर्णायक स्थिति में आ चुके थे। कैसे आ चुके थे तो आपको कुछ इसको एग्जाम्पल से समझना होगा। तो सबसे पहले इसको 2 तरीके से, जो अन्य विदेशी शक्तियां थी इनको ये अपने मार्ग से हटा चुके थे। तो अंग्रेज क्या कर चुके थे इस समय तक, अन्य विदेशी शक्तियों को अपने मार्ग से हटा चुके थे। अन्य विदेशी शक्ति को क्या किए थे, तो अन्य विदेशी शक्ति को अपने मार्ग से हटा चुके थे। अपने मार्ग से क्या कर चुके थे, अन्य विदेशी शक्ति को अपने मार्ग से हटा चुके थे। अन्य विदेशी शक्ति को अपने मार्ग से हटा चुके थे। तो पहला तो ये, और कैसे हटा चुके थे तो इसका कुछ हम लोग दृष्टांत ले लेते हैं, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आप देखोगे कि अन्य विदेशी शक्तियों में कौन थे, पुर्तगाली। तो इस समय तक आते आते क्या था कि पुर्तगाली सीमित हो चुके थे। पुर्तगालियों का जो क्षेत्रीय विस्तार था, जो उनका राज्य था, पुर्तगाली क्या हो चुके थे, सीमित हो गए थे। और भारत में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया था। कुछ तो अब उनकी जो अपनी नीति थी लूटपाट की, वो कुछ जो उनकी सैन्य कमजोरियां थी वो, और जो दक्षिण और लैटिन अमेरिका में जो सोने सब की खोज होती है तो उस तरफ उनका रुझान हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव कम होने लगता है। दूसरी जो शक्ति थी अंग्रेजों के समक्ष, वो तो डच थे। तो डचों को अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1759 में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेदरा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बेदरा का युद्ध। तो 1759 में ये बेदरा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। और अंग्रेजों ने जब डचों को पराजित कर दिया तो इसके बाद जो है ना, डच स्पाइस आइलैंड तक सीमित हो गए। स्पाइस आइलैंड, उस समय जो इंडोनेशिया होता था उसको मसाला द्वीप कहा जाता था। स्पाइस आइलैंड तक क्या हो गए, स्पाइस आइलैंड तक सीमित हो गए डच। तो पुर्तगाली लगभग सीमित, डच को भी अपना जो है सो सीमित कर दिया, उनको स्थान लगा दिया। और तीसरी जो इनको विदेशी शक्तियों में चुनौती देने वाले थे वो कौन से थे, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों को भी पराजित कर देते हैं कब, जैसे कल भी बताया था कि 1760 में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो 1760 में युद्ध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांडीवास का युद्ध कहते हैं, बांडीवास का युद्ध। और सभी जानते होंगे आप लोग कि ये जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इसमें जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी क्या होती है, विजय होती है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, पराजय होती है। और इस पराजय के बाद क्या होता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो आप समझो कि इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के बीच, ब्रिटिशर्स और किसके बीच, फ्रेंच सरकार के बीच। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच 1763 में क्या होता है, एक संधि होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस की संधि कहते हैं, पेरिस की संधि। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा रेफरेंस आता है तो वो आपको आगे बताएंगे। ये पेरिस की संधि से अंत होता है
और इस संधि के तहत फ्रांसीसियों के ऊपर भारत में कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए दिए जाते हैं कि भारत में आप किलेबंदी नहीं कर सकते, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते, आप अपनी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ा सकते, केवल आप भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो आप देखो जो 1799 हमारा लैंडमार्क वर्ष है 18वीं शताब्दी का, उसमें यहाँ तक आते आते 1760 तक जो भी विदेशी शक्तियाँ थी वो अंग्रेजों ने अपने मार्ग से उनको हटा दिया था। और कैसे ये निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे तो उसको भी हमें समझना होगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि 1799 में अंग्रेज निर्णायक स्थिति में आ चुके थे। तो हम एक दृष्टांत से देख लिए कि जो भी विदेशी शक्तियाँ थी जो इनको टक्कर दे रहे थे या दे सकते थे, सबको इन्होंने क्या कर दिया, साइड लगा दिया। अब जो भारतीय शक्तियाँ थी उनमें भी बहुत को ये पराजित कर चुके थे। तो उसमें देखें क्या स्थिति है। तो दूसरा सेक्शन जो इनको निर्णायक स्थिति प्रदान कर दिया था वो क्या था, तो आप देखो कि 1799 तक क्या कर चुके थे अंग्रेज, वो आप देखो 1799 तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या कर चुकी थी। तो 1799 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हैदराबाद में अपना प्रभाव बना चुका था। हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में प्रभाव इनका बन चुका था या हैदराबाद इनके अधीन। हैदराबाद न केवल हैदराबाद बल्कि क्या था कि लगभग कर्नाटक भी इनके अधीन आ चुका था, कर्नाटक भी अधीन था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 3 एंग्लो कर्नाटक वॉर होगा और 3 एंग्लो कर्नाटक वॉर के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे फ्रेंच भी यहाँ से गए तो हैदराबाद कर्नाटक इनके अधीन आ जाता है। तीसरा आप देखोगे कि बंगाल भी इस समय इनके अधीन आ चुका था। 1799 तक बंगाल में इनकी न पूरी सत्ता बल्कि यहाँ तो बहुत, बंगाल भी ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुके थे। बंगाल भी अधीन, क्योंकि यहाँ पर 1757 में इन्होंने प्लासी को जीता था। 1757 में किसको जीता था अंग्रेजों ने, प्लासी जीता। और बाकी जो रही खसी कमी रह गई थी वो 1764 में क्या कर दिया, बक्सर ने पूरा कर दिया, बक्सर जीता। तो प्लासी और बक्सर की जीत के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ये निर्विवाद स्वामी बन गए और बक्सर की जीत से इनका प्रभाव अवध के क्षेत्र तक चला गया, अवध पर भी प्रभाव हो गया। और अवध के साथ साथ क्या हो गया कि बक्सर की जीत ने मुगल शासक पर भी इनका प्रभाव बना दिया था। मुगल शासक पर प्रभाव, इनका पेंशनर था मुगल शासक, इनका क्या हो चुका था, पेंशनर बन चुका था। तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1757 में प्लासी में इनको बंगाल में पैर दे दिया, वहाँ के बाद जो है सो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आ गए। और बक्सर की जीत ने, बक्सर के बाद क्या होता है, बंगाल तो पूरा इनके नियंत्रण में आ ही जाता है। और चूंकि बक्सर में 3 शक्तियाँ पराजित करते हैं ना, 3 भारतीय शासकों को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, फिर जो है सो अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। तो इस बक्सर की जीत के बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है और 1765 में ये इलाहाबाद की संधि करता है। 1765 में क्या करता है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव आता है 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है। तो इलाहाबाद की 2 संधि होती है, इसमें एक संधि रॉबर्ट क्लाइव अवध के शासक के साथ करता है, एक संधि किसके साथ करता है, अवध के शासक शुजाउद्दौला के साथ। और दूसरा संधि किसके साथ करता है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, तो इसमें कई सारा प्रावधान है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में ये है कि इस संधि के तहत मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन चुका था। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। और अवध जो था अब अंग्रेजों के दया का पात्र था, क्योंकि इनके ऊपर रहेला का, मराठों के आक्रमण का भय था। तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अंग्रेज हमारी सीमा की सुरक्षा करेंगे यदि, तो उनके बदले में हम उनको आर्थिक मदद देंगे। तो अवध तक इनका प्रभाव हो गया। अब देखो 1799 तक और कहाँ चले गए थे ये, तो 1799 तक मैसूर को जीत चुके थे, मैसूर को जीत चुके थे, क्योंकि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और चारों 1799 तक आके चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है।
तो मैसूर का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था वो भी क्या था, अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुका था, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया था वो भी आ चुका था। और इस समय तक क्या था कि आप देखेंगे कि 1761 में क्या हुआ था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का 1761 में पानीपत का क्या हुआ था, तृतीय युद्ध। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध का जो निर्णय रहा था वो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है, क्योंकि इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, इसमें मराठों की पराजय हुई थी, मराठों की पराजय। लेकिन इस युद्ध में जो असली विजय हुई थी और जिनके लिए रंगमंच खाली हो गया था वो कौन थे, अंग्रेज। क्योंकि आप देखो 1761 तक की स्थिति क्या है वो आप देखो, बंगाल लगभग इनके प्रभाव के अधीन है, दक्षिण भारत में ये एक निर्णायक स्थिति में है। अब कोई भी ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां जो भारत में रह गई थी, हालांकि मैसूर का अभी भी था, निजाम अभी भी था, लेकिन जो क्षेत्रीय शक्तियां रह गई थी उनमें मराठे ही एक ऐसे थे जो मुगलों के खंडहर पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता थी। तो मराठों के पास ये क्षमता थी कि मुगलों के खंडहर पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करें, और शायद ऐसा वो सोच भी रहे थे। लेकिन 1761 में जो पानीपत की पराजय होती है वो मराठों के सपने को ध्वस्त कर देता है, क्योंकि मराठों को बहुत बड़ी क्षति से हुई थी। मराठा परिवार का कोई ऐसा परिवार नहीं था मराठा का जिसने इस युद्ध में अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने संतान को खोया ना होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो बंगाल कमजोर पड़ ही चुका था, तो एक मराठों के पतन ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के लिए रंगमंच खुला कर दिया, क्योंकि अब मराठे उतना उठकर शक्तिशाली नहीं बन सकते थे कि वो अंग्रेजों को चुनौती दें। हालांकि फिर से आगे देखेंगे कि पेशवा माधव राव के नेतृत्व में, माधव नारायण राव के नेतृत्व में मराठे संगठित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी आंतरिक कला होती है वो उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि उनके आंतरिक कला के कारण ही उन्हें कई अवसरों पर अंग्रेजों को अपने अंदरूनी कलह में खींच लाया था। इसलिए कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने भारत के भाग्य का फैसला कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा। कौन शासन करेगा ये तो गर्व की बात थी, लेकिन कौन नहीं करेगा ये क्लियर हो चुका था, क्योंकि मराठों में अब इतनी क्षमता नहीं रह चुकी थी कि वो अब फिर से उठेंगे और भारत पर शासन करेंगे। और पूरे मूल्यांकन करेंगे तो आप देख लीजिए कि यूरोपीय शक्तियां तो खत्म ही हैं, बंगाल पर इनका प्रभाव है, और जो दक्षिण भारत की शक्तियां वो उतने प्रभावशाली मराठे जैसे नहीं थे कि वो भारत पर कर सकते। कुल मिलाकर रंगमंच अंग्रेजों के लिए खाली हो चुका था। और फिर 1799 तक देखेंगे कि इस समय तक एक मराठा वार भी हो चुका था। छठा पॉइंट देखेंगे कि प्रथम मराठा वार भी इस समय तक हुआ था। तो प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध, तो इस प्रथम मराठा युद्ध की जो अवधि है वो कब से कब तक है, तो 1775 से लेके 1782 तक। हालांकि इस आंग्ल मराठा वार में ना तो अंग्रेज जीत सके और ना ही मराठे, पूरी कोई खास निर्णय नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी जो है सो एक तरीके से मराठों की शक्ति कमोबेश तो कम पड़ ही गई थी, और आने वाले समय में ये क्लियर था कि धीरे धीरे इनको जो है सो अंग्रेज के साथ संघर्ष होना तय है। जो सलाबाई की संधि 1782 में हुई थी वो महज एक 20 वर्ष का संघर्ष विराम था, क्योंकि अंग्रेज एक एक कर क्षेत्रीय शासक को पराजित करने चाहते थे। उनकी नीति थी कि एक क्षेत्र को जीतो फिर अगले क्षेत्र को, एक साथ वो सभी भारतीय शासकों के से उलझना नहीं चाहते थे, और उसी नीति का वो पालन कर रहे थे। ये जो 1775 से 82 का फेज है ये अंग्रेजों के लिए बहुत टफ है, कई मोर्चे पर वो फंसे हुए थे, और इसके बावजूद भी उस टफ कंडीशन से ये निकल गए। तो ये 18वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक जीवन की प्रमुख जो पक्ष हैं वो उभर कर सामने आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है जो आपको कई सारे टीचर का आप लेक्चर देखे होंगे, कई सारे टीचर को सुने होंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके से विश्लेषण आपको नहीं मिला होगा और ना मिलेगा। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब आएगा तो मुझे वो मोटिवेट करेगा। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आएगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, और कोई व्यक्ति यदि डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर उसको जो है सो एंथुसियाज्म नहीं आता है काम करने का।
तो आपका हम अपने तरफ से 100% देते हैं। अब आपके तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब आना चाहिए, ताकि हमें भी जो है सो काम करने की प्रेरणा मिले कि नहीं, आप हमें समझ रहे हैं, आप हमें प्रमोट कर रहे हैं, तो हम आपको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। मिलेंगे कल इसी तरीके से अगले लेक्चर में। कल हम आपको 18वीं शताब्दी के जो सामाजिक जीवन की विशेषता थी उसके बारे में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।